हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए हम लोग अपने मैंने जैसा कल बताया था कि कॉम्प्लेक्स जो हमारा था उसमें एक चैप्टर बचा हुआ था, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इनफाइनाइट सीरीज़ है या फाइनाइट सीरीज़ है, उसका हमें पॉजिटिव टर्म्स का सम लेना है। ठीक है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव वाला भी एक ही पॉइंट है हमारा, उसे भी पढ़ लेते हैं। सीरीज़ एक्सपेंशन का है, हमें पता करना होता है कि सीरीज़ किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी या ऑसिलेट कर जाएगी, है ना। तो आइए पहले छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ की। इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होता है? अगर हम किसी सीक्वेंस की बात करें बच्चों, ठीक ठीक है, और कैसा सीक्वेंस होना चाहिए? सीक्वेंस होना चाहिए ऐसा जो कि रियल सीक्वेंस हो। आपको पता है सीक्वेंस लिखने का अंदाज जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है। अगर लिखा हुआ मान लेते हैं यू एन, तो ये एक सीक्वेंस है। और सीक्वेंस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उसे लिखते किस तरीके से हैं? u1 प्लस u2 प्लस u3। अगर हम इसे लिखना चाहेंगे सीरीज़ के टर्म्स में, तो n क्या होगा? हमेशा आपको पता है n हमेशा नेचुरल नंबर में होगा। तो u1 u2 का सम, ये इसको अगर हम सीरीज़ यानी एक्सप्रेस करें, सीरीज़ के फॉर्म में लिखें, तो अगर ऐसे लिखते चले जाएंगे, n को नेचुरल नंबर लेंगे, तो ये कैसी सीरीज़ है? इनफाइनाइट सीरीज़ है, जिसमें कितने सारे टर्म्स हैं? बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज़ है ये। आ रही बात समझ में? अब देखिए, कहा यह जाता है कि अगर इसका सम निकाला जाए, ये जितना भी सम आएगा इसको निकाला जाए, तो इसके तीन बिहेवियर हो सकते हैं। तीन बिहेवियर क्या हो सकते हैं? नेमली, तीन बिहेवियर क्या क्या होंगे भाई? सबसे पहला बिहेवियर जो इसका हो सकता है वो कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट होना चाहिए, या आप कह सकते हो फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, कोई भी नॉन वैल्यू देगा ये। ठीक। दूसरा डाइवर्जेंट हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। डाइवर्जेंट मतलब या तो इनफाइनाइट देगा प्लस का, या फिर माइनस का इनफाइनाइट दे सकता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव टर्म की का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट देगा केवल। और एक होती है सीरीज़ हमारी जिसे कहते हैं ऑसिलेटरी। ठीक। तो ये ऑसिलेटरी जो होता है वो बाउंडेड तो होता है, ये तो पता चल जाता है कि किन किन के बीच में होगा, बाउंडेड तो होगा, बट नॉट डिफाइंड। लेकिन हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते, बट नॉट एग्जैक्ट, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते हैं उसकी। जैसे हमने बोल दिया -1 से +1 के बीच की वैल्यू है, तो भैया -1 और +1 के बीच कितनी वैल्यू है? बाउंडेड तो है, इनफाइनाइट वैल्यू है उसके बीच में, कौन सी लेंगे? कोई भी तो नहीं ले सकते ना ऐसे। तो उसे ऑसिलेटरी बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ऐसे 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 करता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, है ना। तो ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। फिलहाल ये चीज़ तो समझ में आई, इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है, पॉजिटिव टर्म आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहली सीरीज़ जो हमारी जिससे हम फेमिलियर हैं, वो सीरीज़ हमारी AP GP और HP हुआ करती थी। ठीक है, उनमें से दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, AP और GP। HP इसमें आपको मिलेगा नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगा। हालांकि इन दोनों से ही AP से ही GP, AP से ही HP बन जाती है, इसलिए उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। AP क्या होता है बच्चों? आपको पता है AP सीरीज़ जो होती है वो AP का पहला टर्म A, फिर A+D, ऐसे करते करते A+2D, और ये बढ़ती चली जाती है। ठीक। इसका सम का फॉर्मूला n टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d। क्लास हम लोग ये तो 10th में ही था, फिलहाल अभी तो हट गया है, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते थे, Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल, जहाँ पे l क्या होता था? l लास्ट टर्म होता था, जिसका फार्मूला nth टर्म जैसा ही होता था फार्मूला। ठीक। जहाँ पे d क्या है? d किन्हीं दो टर्म्स का डिफरेंस है, कोई भी कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है। तो अब अगर ये सम जो आपके सामने दिख रहा है बच्चों, ये फाइनाइट वैल्यू देगा तो कन्वर्जिंग होगा, इनफाइनाइट पहुंच जाएगा तो डाइवर्जिंग होगा, और वैसे ऑसिलेटरी। तो अब वैसे थोड़ा सा समझें अगर, तो एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल सा इसका बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें, दो ठो छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। ठीक। पहला एग्जाम्पल है 1 + 2 + 3। ऐसे करते करते अगर हम इसको इनफाइनाइट टर्म्स तक ले जाएं,
तो जाहिर सी बात अगर इसको जोड़ते चले जाएं तो ये कैसी बन जाएगी, डाइवर्जेंट बन जाएगी। ठीक, अगर हम इसको क्या करें, इसको हम कम करते चले जाएं, मतलब जैसे हमने लिखा है, जैसे मान लेते हैं 3 लिखा हमने, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हमने 2.5, फिर हम ऐसे करते इसको चलते चलेगा, तो एक समय ज़रूर आएगा कि ये कम होता चला जाएगा। अगर पॉजिटिव टर्म ले रहे हैं, नेगेटिव में ना जाए, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ जा करके 0 पे रुकेगा और फिर आप उसे जोड़ लेंगे तो कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक, इसका अपना ऑसिलेटरी इसका नहीं बनता है। ठीक है, फिलहाल देखिए जीपी आपको पता होगी, जीपी के बारे में बताता हूँ। देखिए जीपी का फर्स्ट टर्म ए और सेकंड टर्म अपना ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, ऐसे करते करते मान लेते हैं एन टर्म्स तक गए। तो अगर इसको एन टर्म्स तक लिखते तो ए पी को एन टर्म्स तक लिखते तो इसका बनता ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, इसको ले जाएंगे एन टर्म्स तक तो ये बनता ए आर पावर एन माइनस 1। ठीक, क्योंकि इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट दो तरीके से बनता है बच्चों। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला तो ये है, n टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये तब होता है जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, और r की वैल्यू 1 से कम अगर होती है तो ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन लेकर के कट कर देते हैं फिलहाल। और अगर यही अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है, अगर इसे इनफाइनाइट टर्म्स तक लेके जाएं तो इसका फॉर्मूला जो है थोड़ा सा बदल जाता है। हम लोग ऐसे लिखते हैं एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, और आर की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 होती है। ये चीज़ें हम लोग ने क्लास 10th और जीपी की तो फ़िलहाल आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, अब तो एपी हट गई है क्लास 10 से, वो एपी और जीपी और एचपी में भी एचपी तो हट गई है, वो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। तो दो टाइप की सीरीज़ हमने पढ़ी थी पहले भी, अभी थोड़ा सा मैंने उसको रिपीट मार दिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में लिमिट का बिहेवियर बहुत मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए कुछ लिमिट के फॉर्मूले और प्रोसेस जान लेते हैं। लिमिट कहाँ पे हमें परेशान करेगी? लिमिट परेशान करेगी वहाँ पे जहाँ जहाँ ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बनेंगे, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, 0 पावर 0 एंड इन्फिनिटी पावर 0। देखिए 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इनका बड़ा फेमस नेम है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बच्चों इनडिटर्मिनेट मतलब जिनका डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है, इनडिटर्मिनेट ये फॉर्म्स हैं। ठीक, फिलहाल इनसे बचने के उपाय हैं हमारे पास। कैसा प्रोसेस जो हमें करनी है इनसे बचने की? देखिए बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला उपाय जो हमारा कि हम थोड़ा फैक्टर कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और जो जिसकी वजह से 0 0 बन रहा होगा वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। दूसरा, तुरंत आपके दिमाग में रेशनलाइजेशन आना चाहिए, मतलब अगर रूट में बन रहा है डिनोमिनेटर चेक किया जाता है, डिनोमिनेटर बड़ा परेशान करता है। तो अगर रूट में है तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उतने से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो रेशनलाइज हो जाता है, तो वो सॉल्व हो जाता है। तीसरा, एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन क्या है भैया? अरे जितनी भी सीरीज़ आप जानते हो ना, कौन कौन सी सीरीज़ जानते हो आप? बहुत सारी सीरीज़ जानते हो। साइन की सीरीज़ जानते हो, कॉस की सीरीज़ जानते हो, सारे ट्रिग्नोमेट्री की जानते हो, फिर इन्वर्सिस की सीरीज़ जानते हो। ठीक है, एक्सेट्रा जितने भी ये हमारे लॉग में भी होता है भाई, है ना, लॉग में भी जितने भी हम लोग जानते हैं वो कर सकते हैं एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन नहीं आता तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है। क्या? इसका एक सब्स्टिट्यूट ये है, आप एक्सपेंशन नहीं जानते तो बड़ा ही अच्छा तरीका है एल हॉस्पिटल रूल। अगर आपने सुना है इसका नाम तो एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, एल हॉस्पिटल, ठीक, इसे ऐसे भी लिखा जाता है, और LHOP, एल हॉस्पिटल रूल। ओ के ऊपर वो आपका कैप लगा हुआ है। ठीक है, फ्रेंच
भाषा में लिखा हुआ है, वहीं के मैथमेटिशियन ये थे, इसलिए इनके नाम ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करते हैं। ये करते ये हैं कि जो भी हमारी लिमिट होती थी होगी उसके न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन कर देंगे, न्यूमरेटर का डैश कर देंगे और डिनोमिनेटर का भी डैश कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर से रख करके चेक करेंगे क्या वापस से ये 7 डिटर्मिनेट फॉर्म्स बन रहा है। फिर से बनेगा, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे जो वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये बात तो ठीक है। और क्या तरीका है, और क्या दिमाग में रखना है, ठीक है। देखिए इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो दिमाग में रखने चाहिए, जो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहला जो फॉर्मूला है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n पावर 1/n हमेशा 1 होता है। याद रखेंगे, याद रखेंगे और डायरेक्टली रखेंगे, इसको वहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद आ जाइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस p/n की होल पावर n, इसका आंसर e पावर p होता है। याद रखेंगे, फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन सब का यूज़ करेंगे अभी, अभी नहीं मतलब आगे क्वेश्चंस में करेंगे। इज इक्वल टू, ये 0 होता है, ठीक है। x कोई भी नंबर हो सकता है, सब चलेगा। उसके बाद अगर लिमिट आपकी n टेंस टू इन्फिनिटी है 1/n log n की होल पावर m है, ये भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि log तो वैल्यू को छोटी करता है, n अपने आप में जो रहेगा वो रहेगा, log n तो उसकी वैल्यू अपनी log n जो होगा वो n की वैल्यू को छोटा करेगा, क्योंकि वो लॉगरिदम है, लघु गुणक है, छोटा करेगा। n तो बड़ा ही रहेगा, n जैसे आप इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसके बाद एक फॉर्मूला और याद रखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n बाई n, ये भी वैसे log तो छोटा करेगा, n अपने आप में जैसा रहेगा वैसा बड़ा रहेगा और वो हमारा 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स पावर n, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी है तो उसकी पावर आप बढ़ाओगे तो वो छोटा होता जाएगा, तो आगे कौन बढ़ेगा, वो छोटा होता जाएगा तो नीचे उसको हम भाई छोटा होता जाएगा तो हम उसे नीचे लिखेंगे, डिवीज़न में आ जाएगा और फिर हमारा आंसर 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतना तक का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सारे फॉर्मूले तो हो गए हैं। एक और चीज़, इसी में एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, क्या, लिमिट अगर मान लेते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी है, दो पॉलिनोमियल का डिवीज़न दिया है f(x/gx), तो इसकी वैल्यू 0 तब होती है जब डिग्री, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हेन ये तब होता है जब न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ f(x) लेस देन हो डिग्री ऑफ g का, मतलब नीचे वाले की पावर ज़्यादा हो, नीचे वाली पावर ज़्यादा होगी तो नीचे वाला इन्फिनिटी की तरफ जल्दी अप्रोच करेगा, और 1/∞ कितना होता है, 0, इसलिए 0 आ जाएगा। ये कुछ फॉर्मूलेस थे जो हमें दिमाग में रखने हैं लिमिट के। बाकी तो आगे हम लोग को टेस्ट सीखने हैं इस चैप्टर को पूरा का पूरा अच्छे से करना है। हालांकि पहले ये एक बुक हुआ करती थी लगभग 100 पेज की, अब इन्होंने उसी का एक चैप्टर बना दिया है। दिमाग अच्छा लगाया इन्होंने, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस खाली एग्जांपल्स कम कर दिए, बाकी सारे टेस्ट दिए हैं, और टेस्ट लगभग 10 से 12 टेस्ट हैं इसके, और सब के सब एक से एक हैं, मतलब आप मास्टर बना सकते हैं। चलिए, लेकिन हम लोग को उतना ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं, लेकिन हाँ एग्जांपल्स को समझते चलना है। मैं टू द पॉइंट सारे के सारे एग्जांपल्स उठाऊंगा, और भले 2 से 3 वीडियो इस चैप्टर की खुद की बन जाए, मैं पढ़ाऊंगा सारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हम लोग को पढ़नी है, याद करनी है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी वहाँ पे मैं इन सब की ट्रिक्स भी बताऊंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आइए टेस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए पॉजिटिव,
एक फ्लो चार्ट आपके सामने बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, जो हम लोग सीरीज़ वर्ड सुनते हैं, सीरीज़ का मतलब होता है ऐसे टर्म्स का सम जो या तो फाइनाइट हो या तो इनफाइनाइट हो, ठीक है। जिसका सम क्या हो, या फिर हम ये कहें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, मतलब जैसे 10, 15, 20 ऐसे टर्म ले लिए तो फाइनाइट सीरीज़ बोलेंगे। और इतने टर्म्स हैं कि आप गिन नहीं सकते, मतलब डॉट 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 लगा हुआ है एंड यू हैव नो आइडिया हाउ मैनी टर्म्स दिस सीरीज़ कैन हैव, तो वो इनफाइनाइट सीरीज़ होता है, ठीक है। जो बच्चों फाइनाइट सीरीज़ होती है वो हमेशा कन्वर्जेंट ही होती है, उसमें और किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसका जो सम होगा वो फाइनाइट आएगा, उसका जो सम होगा वो कैसा होगा, वो फाइनाइट होगा, इसलिए उसे फाइनाइट सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट सीरीज़ 3 तरीके का बिहेवियर रखती है। पहला, कन्वर्जेंट भी हो सकती है। दूसरा दूसरा आपका डाइवर्जेंट भी हो सकती है, ठीक है। और तीसरी ऑसिलेटरी भी हो सकती है, ठीक। डाइवर्जेंट का मतलब होता है उसका सम जो आएगा वो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। ऑसिलेटरी में आप कह सकते हो कि किसी के बिटवीन होगा, लेकिन सम पूरी तरीके से आप बता नहीं पाओगे कि क्या आएगा। सम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। इसको भी अच्छे से समझाएंगे हम आपको। वैसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक सीरीज़ कुछ इस तरीके की एग्जांपल ले लूँ मैं, अगर इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि ये दिमाग में आपके चल रहा हो कि ये क्या है। एग्जांपल, अगर मैं एक सीरीज़ ऐसी बनाऊँ जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, अगला टर्म -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है, ऐसे करते करते मान लीजिए ये चलती चली जाए। तो अगर मैं कहूँ ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि भाई ऐसे तो पता नहीं कितने टर्म्स होंगे, इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा, तो इसका आंसर जो आएगा, अगर ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब जैसे मान लीजिए 4 ही टर्म है, ठीक है, तो सब एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इसका आंसर 0 भी आ सकता है। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, थोड़ा सोचिए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो पेयर वाले तो कट जाएंगे, एक बच जाएगा। जैसे 5 है मान लीजिए, तो शुरुआत के 4 कट जाएंगे और बाकी -1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो 2 नंबर के बीच में ये इधर उधर भागता रह गया, तो 0 या तो -1, या तो 0 या तो -1, तो इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी, ठीक है। ये पता तो होता है, फाइनाइट तो होता है जो आंसर आता है, लेकिन कोई भी आ सकता है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। चलिए आइए टेस्ट की शुरुआत करते हैं कि कितने तरीके के टेस्ट होते हैं और उन्हें कैसे कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। टेस्ट को लाइन वाइज चेक भी किया जाता है और लाइन वाइज आपको याद भी रखना होता है, ठीक है। तो मैं जैसे बताऊंगा बिल्कुल वैसे के वैसे प्रिंट कर लीजिएगा दिमाग में। सबसे पहला, जो भी आपकी सीरीज़ दी होगी, जो भी क्वेश्चन दिया होगा, उसका आप सम निकाल पाएँ। अगर आप सम कैसे निकाल पाएंगे, अगर आपको दिख गया कि वो एपी है या फिर वो जीपी है, अगर आपने सम निकाल लिया डायरेक्टली, मिल गया अगर आपको, तो अगर उसका सम फाइनाइट है बच्चों, तो सिंपल सा वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। फाइनाइट है तो वो सिंपल सा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सम इनफाइनाइट है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। इस केस में ऑसिलेटरी होने के कोई चांसेस नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा टेस्ट, अगर आपका ये नहीं निकल रहा है तो आप दूसरे टेस्ट किस पे जाएंगे? दूसरा टेस्ट बच्चों आपका जो है उसका नाम है कॉचीज फंडामेंटल टेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे, इस बुक का मास्टर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कॉची का फंडामेंटल टेस्ट है। दूसरे नंबर पे आपको ये याद आना चाहिए। कैसे याद आएगा आपको, इसकी पकड़ कैसे बनानी है, कैसे समझेंगे? x पावर n उसमें होगा नहीं, अब्सेंट रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़ रहेगी उसमें, क्या रहेगी? नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर सकेंगे आप, ठीक है।
उसके फैक्टर्स को काउंट कर पाएंगे। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठाइए, फिर मैं क्वेश्चन पे ले चलूँगा, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आधे टेस्ट अभी बता दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर आधे टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो धीरे टेस्ट तो सारे एक ही सारे याद होने चाहिए, सबके सब MCQ बन सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपकी आज की अभी तक की। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इस चैप्टर से MCQ बहुत बनेंगे मुझे लगता है। फैक्टर्स अगर काउंट हो रहे हैं तो आपको इसके साथ क्या करना है, इतना काम हो रहा है तो कॉची फंडामेंटल टेस्ट आप लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो आप UN होगा आपका, उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे और वो नॉन ज़ीरो आई। अगर वो नॉन ज़ीरो आई तब हम कह सकते हैं कि वो जो सीरीज़ होगी, वो जो हमारी सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट होगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये बात क्लियर हो गई। अगला जो है हमारा अगला टेस्ट जो है वो क्या है, ध्यान से सुनेगा उसके बारे में। उसे बोलते हैं कॉची का ही है, कॉची ने बहुत अच्छा योगदान दिया है इसमें। कॉचीज nth रूट टेस्ट। ये रूल बेसिकली जब पावर में n दिख रहा होता है तभी लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। क्या करते हैं इसमें, आपको क्या करना होता है कि भैया आपने क्या किया, आपने लिमिट ली। ठीक, ऐसे समझिए, पहले ऐसे लिख दूँ, पहचान लिख दूँ, पावर हैज़ n, n हो सकता है, n स्क्वायर हो सकता है, n क्यूब हो सकता है, जैसे n है, n स्क्वायर है, ऐसे करते करते कुछ भी हो सकता है। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे आप, आपको करना है, यू हैव टू सॉल्व इट लाइक, कैसे सॉल्व करना है, आप लेंगे भैया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और जो आपका UN होगा वो n पावर में आया होगा, आप उसकी पावर में 1/n कर देंगे। जैसे से फाइंड आउट करेंगे बच्चों, 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आएगी, एक ग्रेटर देन 1 की, ठीक, एक लेस देन 1 की और इक्वल टू 1 की। तो सबसे पहले मैं आपको लेस देन 1 आएगा अगर मान लीजिए, तो वो हमारा कन्वर्जेंट होगा। ग्रेटर देन 1 आया तो वो डाइवर्जेंट होगा। इक्वल टू 1 अगर आ गया तो ये टेस्ट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। और जैसे ये टेस्ट फेल करेगा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अगले टेस्ट की ओर। ठीक, अगला टेस्ट क्या होगा, अगला टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, उस टेस्ट का नाम क्या है, P टेस्ट। ठीक है, P टेस्ट, और बहुत ही ज़्यादा इजी टेस्ट भी है। P टेस्ट की पहचान कैसे होती है बच्चों, P टेस्ट की पहचान देखिए, अगर आपने सम निकाला, UN निकाला, और वो 1/n पावर P टाइप है, ठीक, तो बड़ा ही बढ़िया है। यहाँ पे आपका P जो होगा, जो n की पावर P बनेगा, वो ग्रेटर देन 1 अगर है तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, इन दोनों पे ये डाइवर्जेंट हो जाता है, सीरीज़ का बिहेवियर डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। अभी जो मैं कह रहा हूँ उसे वैसे के वैसे दिमाग में उतारते जाइए। कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन नाम से ही क्लियर है कि दो चीज़ों में क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। इसकी पहचान क्या है, x पावर n जो होगा वो नहीं होगा, इसमें अब्सेंट होगा, और फैक्टर्स काउंट कर सकते हैं आप। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स काउंटेड, आप उसे काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लगाना है, इसके टेस्ट को समझिएगा ध्यान से। UN हमारे पास होगा, ठीक, UN हमारा गिवन होगा, इसकी हेल्प से हम VN लेंगे 1/n पावर P। कहाँ से करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम UN में से ही सेलेक्ट करेंगे n पावर P टाइप, और फिर क्या करेंगे, देन हमें काम क्या करना है, हमें लिमिट निकालनी है उन दोनों के डिवीज़न की, UN/VN करना है हमें। ठीक, इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, तो ये क्या आना चाहिए, अ नॉन जीरो
फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, कोई नॉन क्वांटिटी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो ये भी टेस्ट फेल कर जाएगा, ठीक है। नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, ठीक। इतना आने के बाद हम कहेंगे देन यू एन एंड वी एन हैव सेम बिहेवियर। सेम बिहेवियर, ये थोड़ा बड़ा टेस्ट है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब देखिए आपने सॉल्व किया, मान लेते हैं क्वेश्चन सारे कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो फाइनाइट क्वांटिटी आई तो वी एन को चेक करेंगे, और वी एन को चेक कैसे करेंगे, आप देख पा रहे होंगे वी एन जो है वो किस टेस्ट से चेक होगा। वी एन को हम चेक कर पाएंगे किससे, पी टेस्ट से चेक कर पाएंगे। अगर वी एन हमारा डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है। पी ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। बात ठीक है, समझ में आई बात मेरी, ठीक है। इसके बाद के जो 4-5 टेस्ट और भी हैं वो इसके साथ नहीं कराऊंगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वो टेस्ट तब बताऊंगा। अब इनके कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 1 + 1/√2 1/√3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट सीरीज़ है, मान लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं ये यू एन टाइप है। यू एन टाइप में भी ये कैसा है, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ तो क्या चलेगा। इसे मैंने सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पे एन क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये, 3 4 ऐसे रखते रखते सब मिल जाएंगे आपको, ठीक, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिग्मा यू एन हो जाएगा ये, और सिग्मा ये, क्योंकि सिग्मा मतलब सम होता है। ऐसे यहाँ पे यू एन कहें तो यू एन तो आपका वही हो गया 1/√n। 1/√n को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, n पावर 1/2। आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये किस टेस्ट से मैच कर रहा है, टेस्ट खुद ब खुद बताता है। इनमें से तो कोई नहीं है, मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, ये पी टेस्ट वाले से हो जाएगा। इस वाले टेस्ट को देखिए, ये n पावर में दिख रहा है ना, 1/n पावर, बस हो गया काम अपना। अब हम उसी का सहारा लेंगे, उसी के सहारे उसी के कंधे पे रख के गोली चलाएंगे और बोल देंगे, ठीक। क्या बोलेंगे, बिकॉज 1/2 इज लेस देन 1, सो फ्रॉम पी टेस्ट UN सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। याद आ रहा है ना, लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। सीरीज कैसी हुई, डाइवर्जेंट हो गई। आ रही बात समझ में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी सम वाला ही है, थोड़ा सा इसका जो रूट में लिखा हुआ वो उसे थोड़ा ध्यान देना है। हम लोग लेट करते हैं इसे UN, ठीक है, और इसको लिखते भी थोड़ा अच्छे तरीके से हैं। हम एक काम करते हैं, इस रूट में से n⁴ बाहर लेते हैं तो n⁴ बाहर आ जाएगा, और इसको 1 + 1/n² लिखते हैं, सॉरी 1 + 1/n⁴ होल पावर 1/2 लिख देते हैं। यही काम इसके साथ भी करते हैं, n⁴ 1 + 1 सॉरी 1 माइनस है 1/n⁴ होल पावर 1/2। अब देखिए इतना बड़ा फंक्शन है, मैंने बताया था कि ऐसे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ना ये इनमें से देखिए कोई बन रहा था। शुरुआत से दिखाता हूँ आपको, APGP तो बन नहीं रहा है। कॉची का फंडामेंटल टेस्ट x⁴n तो उसमें नहीं था, वो तो सही बात है ना। लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर काउंटेड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इसमें जो पावर में 1/2 लिखा है तो ये आपकी द्विपद प्रमेय या फिर आप कह सकते हो बाइनोमियल थ्योरम है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में तो फाइनाइट टर्म्स हुआ करते थे, जो आप क्लास 11th में पढ़ के आया होगा, क्योंकि आपके में एक चैप्टर हट ही गया था। जब बाइनोमियल थ्योरम, जब भी बाइनोमियल यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी होती थी और पावर यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव नंबर लिखा है, पॉजिटिव में भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, तो वो तो फाइनाइट टर्म्स आते हैं। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया जाए, ठीक, या फिर नेगेटिव लिख दिया जाए या फिर रेशनल नंबर लिख दिया जाए, 1/2 3/2 4/5 इस टाइप से लिख दिया जाए, तो वो उसमें
इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम कुछ और होता था। उसे तो हिंदी वाले मीडियम वाले ऐसा जानते होंगे, द्विपद प्रमेय जानते होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। लेकिन एक चैप्टर और था हिंदी में होता था, उसका नाम द्विपद प्रमेय कोई घातांक, आपने अच्छी बुक में देखा होगा। इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स। तो एनी इंडेक्स में नेगेटिव और रेशनल अगर इंडेक्स होती है तो वो इन्फिनिटी तक जाता है। तो क्या यहाँ पे काउंट कर पा रहे हैं आप, नहीं कर पाएंगे, तो ये भी गया। nth रूट टेस्ट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसकी पावर में n या n स्क्वायर तो कुछ है नहीं, है ना, ऐसा कुछ है नहीं, तो ये लगेगा नहीं। पी टेस्ट के लिए 1/n पावर p टाइप होना चाहिए, वो भी नहीं है। कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, x पावर n एब्सेंट यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ फैक्टर क्या काउंट कर पा रहा है, क्या यहाँ पे काउंट कर पा रहा है, काउंट तो इसमें भी नहीं हो रहा है भाई, काउंट कहाँ कर पा रहा है। लेकिन ये चीज़ देखिए, हम आपको दिखाते हैं। तो ये कंपैरिजन टेस्ट हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं, लेकिन लग जाएगा, वैसे दिखाते हैं क्यों, काउंट नहीं कर पाएंगे फिर भी लग जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि जब एक तरीका और होता है इसको समझने का, कई सारे अगर फैक्टर इस टाइप से दिखते हैं तो इसमें से हम वी निकाल सकते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं। वो कॉमन क्या होगा दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए सबसे पहले तो इसका उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, यू जो है हमारा, उसको सॉल्व पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। ये एन स्क्वायर तो ठीक है भाई, ठीक है, दोनों का एन स्क्वायर हमने बाहर लिख दिया, अब दोनों को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम कैसे एक्सपेंड होता है, 1 प्लस, इसको समझ लीजिए 1 प्लस एक्स पावर n लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये लिखा है 1 और ये आपका x है, ठीक है। तो उसका एक्सपेंशन जो होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, कि मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्या होता है भाई, 1 प्लस एक्स पावर n जो होता है इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये व्यवस्था बढ़ती चली जाती है। फिर क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। क्या होगा भाई, 1 प्लस एन एक्स मतलब 1/2n⁴, ठीक, फिर n माइनस 1, ऐसे करते करते ये आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं इसको ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं माइनस लगा करके, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे करते करते ये चलता चला जाएगा। अगर आप देखें तो 1 से 1 कट रहा है और ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक। जैसे आप ऐड करेंगे तो एक तरीके से 2/2n⁴ प्लस और भी टर्म आ जाएंगे। आप नीचे से अगर n पावर, क्योंकि और भी टर्म आएंगे तो नीचे n⁴ है, n⁴6 n⁴8 ऐसे बनता चला जाएगा। हम नीचे से n⁴ कॉमन ले लेते हैं, n⁴2 n⁴, तो ये बचेगा 1 प्लस समथिंग, एक सीरीज़ बन जाएगी, ठीक। आगे के टर्म्स मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो क्या बनेगा, इसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो un की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/n² और 1 प्लस समथिंग मिल जाएगा आपको, ठीक, मिल जाएगा। ये un था बच्चों, ठीक है। अब अगर हम यहीं से vn सेलेक्ट करें, vn जो होता है बच्चों वो सबसे बड़ी पावर नीचे से कॉमन लेना होता है, तो सबसे बड़ी पावर आपकी क्या हो गई, 1/n² ही हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम लिमिट निकालेंगे। कंपैरिजन टेस्ट यही कहता है, सॉरी हाँ, कंपैरिजन टेस्ट यही कहता है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे आपको un/vn निकालना होता है और वो एक नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। अब डिवाइड करके देख लीजिए, un आपने ऊपर लिखा 1/n², ब्रैकेट में 1 प्लस बहुत सारे ऐसे टर्म जिसमें नीचे n तो जरूर रहेगा, ठीक, ऐसे होता चला जाएगा। और ये क्या है अपना 1/n², लिमिट यहाँ पे लग गई अपनी, n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक। ये कट जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पे n मिल रहा है, n की वैल्यू जैसे आप इन्फिनिटी रखोगे तो आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 1, जो कि एक नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है। अब अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है तो जो vn का बिहेवियर होगा वही un का भी बिहेवियर होगा। तो जो vn क्या है, इज इक्वल टू 1/n⁴ है ना, वेयर 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, 2 एक से बड़ा है। तो जब एक से बड़ा होता है तो vn क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा p टेस्ट से। कौन से टेस्ट, p टेस्ट से, ठीक।
और जब वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। सिग्मा यू एन क्या आ जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। चलेगा भाई, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट का। देखिए, वैसे ये मुझे आपको देने का मन था लेकिन मैं फिर भी हम ही बता देते हैं। कोई अगर एक मान लेते हैं सीरीज़ का सम है, मान लीजिए उसका जनरल टर्म दिया हुआ है 1/n/an² + b, इसको चेक करना है हमको। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें वी एन निकालते हैं। तो वी एन क्या करता है, न्यूमरेटर से सबसे बड़ी पावर और डिनोमिनेटर में से सबसे बड़ी पावर उठा लेता है, ठीक। क्या मिली हमको, 1/n, ठीक है। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। हमने क्या किया, लिमिट लिया, n टेंस टू इन्फिनिटी लिया, ऊपर यू एन नीचे वी एन रखा। चलिए रखिए, यू एन कितना था, लिमिट तो ठीक है अपनी, n टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन था हमारा n/an² + b और होल अपॉन वी एन कितना था, वी एन आया हमारा 1/n। इसको ऊपर लेके जाइए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, n² ऊपर चला गया, ठीक है। और नीचे से ये जो है इसमें से आप क्या करिए, n² कॉमन ले लीजिए। तो n² जैसे कॉमन लेंगे तो a + b/n² बचेगा। लिमिट सॉल्व करने का ये तरीका होता है ना, सबसे बड़ी डिग्री कॉमन ले लीजिए। अब जैसे आप n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे, तो यहीं पे 0 बना देगा, 0 बना देगा। थोड़ा सा आप, आई होप कि आपको थोड़ी बहुत लिमिट सॉल्व करना आता है। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 1/a बनेगा। 1/a क्या है, फाइनाइट है, नॉन जीरो है, ठीक। अब फाइनाइट भी हो गया, नॉन जीरो भी हो गया। तो अब इसके बाद वी एन क्या था हमारा, वी एन था 1/n⁻1, ठीक है। वी एन क्या था हमारा, 1/n⁻1। तो आपको पता है ये तो इक्वल, पी की वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई। अब अगर ये 1 आ गई तो क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा वी एन, तो यू एन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये आपके दोनों कंपैरिजन के थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने करा दिया। अभी आगे और भी 4-5 टेस्ट हैं और उससे रिलेटेड कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, तब जाकर के मुझे संतुष्टि मिलेगी इस चैप्टर को कराने में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ ये चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। बाकी अभी थोड़ी देर में एक MCQ का वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा, लगभग 12 बजे तक वो हो जाएगा। ये तो अभी मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वेद पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।